हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत गणित के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी के इश्यूज को लेकर आगे बढ़ रहे थे और हमने लास्ट जो अपने वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग का सिस्टम रहा है ब्रिटिश काल से लेकर के, उसको हमने अभी तक डिस्कस किया था। एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड सिंस 1773 यानी 1773 से लेकर के जो चार्टर एक्ट के आने की प्रक्रिया चालू हुई थी 1858 तक, और 1858 से लेकर के जो 1947 तक का जो ब्रिटिश कालीन जो चार्टर यानी डेमोक्रेटिक एक्ट के रूप में रहा है उसको हम अभी तक हमने यहाँ डिस्कस किया। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो जो हमने यहाँ पर बनाने का काम किया है, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मेन एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग हुई है बाय द इंडियंस के द्वारा, भारतीयों के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का एक प्रोसेस चली है उसको दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ठीक है, तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग यानी कि संविधान निर्माण। अब जो संविधान निर्माण है, जो आज एक्चुअल रूप में जो हमारे पास संविधान मौजूद है, ठीक है, उस संविधान की हम बात कर रहे हैं। इसके डेवलपमेंट, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके फॉर्मेशन, इसके फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो हम लोग आज जो बात करेंगे तो इसके पीछे थोड़े से हिस्ट्री इसकी डेवलप करते हैं, कैसे यहाँ पर इसकी जो व्यवस्था बनी, संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, प्रोसेस आगे बढ़ी, कैसे आगे बढ़ी। तो ये जो प्रोसेस है वो चालू होती है आपकी कैबिनेट मिशन से। The process of making a constitution starts from cabinet mission and that comes in 1946। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अब हुआ क्या था, इस समय क्लीमेंट एटली was the PM of ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के क्या हो गए, ये क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के पीएम बने। और जब ये पीएम बने उस समय इन्होंने कुछ भारत के संदर्भ में काम किए कि भारतीयों को अब स्वतंत्र होने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, दैट इंडियंस कैन बी इंडिपेंडेंट नाउ ऑनवर्ड। तो इसके लिए एक प्रोसेस बनानी थी, कैसे इंडिपेंडेंस को दी जाए। इसी प्रोसेस को करने के लिए क्या किया गया, एक हाउस ऑफ कॉमन्स में यानी जो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स थी, एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव के तहत एक कैबिनेट मिशन भेजा जाने की व्यवस्था बनाई। इस कैबिनेट मिशन को जो भेजा गया भारत, उसमें 3 लोग थे, सर क्रिप्स यानी स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, पहले कौन थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। पहले ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स कौन थे, ये उस समय मौजूदा समय में व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। क्या थे ये, व्यापार। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं यहां पर कि प्रश्न में पूछा जा सकता है कि व्हेन क्रिप्स हैज बीन सेंट as a cabinet mission president, that time he was working as a what, means क्रिप्स उस समय मौजूदा समय में क्या थे, किस पद पर थे, तो वे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। दूसरा, पथिक लॉरेंस, लॉर्ड पथिक लॉरेंस, ये क्या थे उस समय, भारत के सचिव थे, इंडियन सेक्रेटरी, सचिव। ठीक है, और तीसरा एवी अलेक्जेंडर, सर एवी अलेक्जेंडर। ये क्या थे, एवी अलेक्जेंडर उस समय नौसेना मंत्री थे। मतलब आप समझिए 3 लोगों को चुन करके, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो लोग थे, एक को चुन करके भेजा। पहले स्टैनफोर्ड क्रिप्स, दूसरे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और तीसरे एवी अलेक्जेंडर। These 3 people came as a cabinet
मिशन प्लान। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ये लोग आए तो कब इनको भेजा गया था? मार्च, इन तीनों को मार्च 1946 को भेजा गया। ठीक है, जब मार्च में इनको भेजा गया, ये लोग 24 मार्च को दिल्ली पहुंचे। ठीक है, 24 मार्च को भेजा, यानी दिल्ली पहुंचे, सॉरी दिल्ली पहुंचे। ठीक है, when they arrived on 24th March of 1946 to India। इस प्रकार से ये बाहर आ गए। अच्छा, इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन था? इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे, ये भी प्रश्न पूछता है। कौन था? पथिक लॉरेंस। कौन? लॉर्ड पथिक लॉरेंस कौन थे? ये इस मिशन के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। कौन थे? यही सेकंड वाले पथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। ठीक, इन्होंने जब ये आए यहां पर क्या किया? 16 मई 1946 को 3 काम किए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 काम करने थे इनको। अब वो 3 काम क्या करना था? पहला काम था अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार, भारतीयों को ये कहा गया कि आप एक अंतरिम सरकार बनाइए, इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए, इलेक्शन हो जिससे कि सरकार बनकर तैयार हो। ठीक है, दूसरा संविधान सभा का गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन। ठीक है, दूसरा काम ये हो गया कि संविधान सभा भाई इसका गठन अब किया जाए। और तीसरा क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, इन संविधान निर्माण का एक संविधान निर्माण की व्यवस्था। ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग होगी वो कैसे होगी, उसकी प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया के लिए पूरी व्यवस्था यानी प्लानिंग, योजना। ठीक, संविधान निर्माण की एक पूरी योजना यहां पर क्या किया गया? बनाया गया। 3 काम। इस पूरे कैबिनेट मिशन को, जिसको अध्यक्षता किसने की थी? पथिक लॉरेंस ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि उस समय भारत के सचिव यही थे पथिक लॉरेंस, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। मेन काम क्या थे? 3 काम थे। पहला काम, एक तो जाओ तत्काल ही वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार गठन करो। दूसरा काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो का जो संविधान सभा जो संविधान बनाएगी उसके लिए एक सभा का गठन करो। और तीसरा काम क्या था इनका? संविधान निर्माण की व्यवस्था यानी कि सॉरी इसमें मेन जो है प्लानिंग करना है, एक योजना बनाना कि कैसे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो ये 3 काम यहां पर क्या किया गया? इनको सौंपे गए कैबिनेट मिशन को। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इस पे काम करना चालू होता है। ठीक, तो जब इस पे काम करना चालू होता है तो उसमें क्या किया गया था? जो पूरे के पूरे भारत का एक संघ यानी यूनियन जिसको कहते हैं हम लोग, एक भारत का संघ होगा। कैसे होगा? एक भारत का संघ होगा। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, संघ, भारतीय संघ। इस भारतीय संघ में 2 अंग होंगे। पहला अंग कौन सा होगा? ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और दूसरा अंग जो कौन सा होगा? देशी रियासतें। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई। यूनियन ऑफ इंडिया क्या होगा? पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश जितने इसके अंदर प्रोविंस थे, कमिश्नरेट था, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। और उसके साथ साथ में
देसी रियासतें आई। उस समय जब ब्रिटिश इंडिया का फॉर्मेशन था उसमें दो पार्ट थे इसके, एक तो 292 और दूसरा 4। ये 292 क्या थे उस समय? ये ब्रिटिश प्रोविंस थे। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो प्रांत थे वो के पूरे 292 की संख्या में, और 4 क्या थे यहां पर? कमिश्नरेट थी। ठीक है, इस प्रकार टोटल की संख्या थी 296। ठीक है, 296 की संख्या थी। और देसी रियासतें कितनी थी? देसी रियासतें यहां पर 93 थी इसमें। ठीक, इसमें टोटल देसी रियासतें 93 थी। ये हो गया पूरा का पूरा एक सिस्टम जिसमें अगर सब जोड़ लिया जाए तो आप देखिए यहाँ पर कितनी संख्या हो जाती है। यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं इसको 389 टोटल कितना हो जाता है? 389। ठीक है, जोड़ सकते हैं आप 296 प्लस 93 कितना हो गया? 9। ठीक है, और इसमें क्या है? 292 प्लस 4 पहले से ही ये है। तो ये हो गया टोटल 389। पूरी की पूरी संख्या यूनियन ऑफ इंडिया जो भारतीय संघ था उसमें इतनी लगभग पूरे के पूरे क्या थी? सदस्यों की संख्या थी इसमें। ठीक, अब अगर इन सदस्यों की संख्या को समुदाय के आधार पर डिवाइड किया जाए तब क्या होगा? इस पूरे के पूरे व्यवस्था को समुदाय के आधार पर डिवाइड किया जाए तब क्या होगा? तो पहली चीज जो समुदाय है, पहले 3 समुदायों में इसको डिवाइड किया गया था। पहला सामान्य, जनरल, दूसरा मुस्लिम्स और तीसरा सिख। यहां पर जो जनरल यानी सामान्य संख्या थी वो कितनी थी? 213। ठीक है, फिर मुस्लिम कितने थे यहां पर? 79। और सिख कितने थे? 4। ठीक, इस प्रकार से इसका डिवीजन किया गया था। ठीक है, यहां पर ये 296, सॉरी देसी रियासतें इसमें शामिल थोड़ी हैं। 296, ठीक है, 296 काउंट कर सकते हैं। 9 9 3 12 4 16 6 2 7 2 9 और 2। तो 296 जो टोटल सीट्स थी ब्रिटिश प्रोविंस और 4 कमिश्नरेट को मिलाकर के टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी? 296। ठीक है, इस प्रकार से सामुदायिक व्यवस्था के अनुसार इसको डिवाइड यहां पर किया गया था। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जो ये सदस्य यानी समुदाय का नाम सदस्य, यहां पर जो ये व्यवस्था बनाई गई थी, जो मेंबर्स को इलेक्ट करना था, ये असल में इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब होता है? जिसमें जनता सीधे तौर पर लोगों को चुने, जैसे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर।
ठीक है, ये हो गई डायरेक्ट इलेक्शन में। डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि जो सीधे होता है, प्रत्यक्ष होता है, इसमें क्या होता है, वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट जो होता है 18 ईयर प्लस, जैसे हम आज की डेट में 18 साल से ऊपर का व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट वोटिंग के द्वारा दे सकता है ना, वोट हम लोग जाके डाल सकते हैं। उसी के आधार पर क्या किया गया, यहाँ पर इसको प्रत्यक्ष चुनाव कहा गया है। ठीक, सीधे जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक, लेकिन यहां पर क्या था, अप्रत्यक्ष था। यहां पर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था। यहां पर वयस्क यानी कि एडल्ट जो होता है उसके आधार पर चुनाव नहीं हुआ था। और जो 10 लाख जनसंख्या पर जो प्रतिनिधि थे, ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर जो प्रतिनिधि चुने हुए ऑलरेडी थे, चुने हुए, उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। यानी कि इसको आप ऐसा समझिए, जनता ने क्या किया, अपने बहुत सारे प्रतिनिधियों को पूरे भारत में, जो ब्रिटिश प्रोविंस था, ब्रिटिश इंडिया था, उससे चुन करके भेजा। उसमें से क्या किया गया, कुछ लोगों को अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि सीधे जनता के द्वारा ना होकर के उन्हीं मेंबर जो ऑलरेडी सिलेक्ट होकर चुनकर आ चुके, इलेक्ट होकर आ चुके हैं, उन्हीं में से लोगों को यहाँ पर रखा गया। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष चुनाव। समझ गए? अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है कि जहां पर जनता सीधे प्रतिनिधियों को नहीं चुनती है, वहां जनता जिन प्रतिनिधि जो ऑलरेडी चुन के जा चुके हैं प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, उन्हीं में से चूज करती है। ठीक है, और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, जहां जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है। यहीं से चुन करके जो लोग यहाँ पर गए थे, उन्हीं में से क्या किया गया, चुनाव यानी कि लोगों का किया गया अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, अब इसमें एक काम इसके बाद और हुआ। पहली चीज आप जानिए, जो पूरा का पूरा ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटेन का जो ब्रिटिश प्रोविंस था भारत के अंदर, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 3 कैटेगरी में, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इस प्रकार से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब जो पहली कैटेगरी थी उसमें जैसे मद्रास, बंबई, कौन कौन था इसमें, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, जो आज की डेट में क्या है उत्तर प्रदेश है, जैसे कि बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा। ठीक है, जैसे मद्रास, ठीक, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, उड़ीसा। दूसरे में क्या था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब। पंजाब और सिंध, ऐसे 3 ग्रुप सी में रखे गए थे। और ग्रुप बी में, ग्रुप सी में क्या था, असम और बंगाल को, असम और बंगाल। तो टोटल कितने हो गए, 11। और आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो 11 जो प्रोविंस थे टोटल ब्रिटिश प्रोविंस, जब इलेक्शन हुआ था इसमें से, तो 6 में मैंने बताया था, 6 में कांग्रेस सीधे इलेक्शन जीत कर आई थी, प्लस 2 में क्या किया था, मिली जुली सरकार बनाई थी। क्या हुआ था, मिली जुली सरकार। कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, और 3 जो था रेस्ट वो अदर पार्टियों के द्वारा, अदर पार्टी। ठीक, ये मैंने आपको लास्ट
लास्ट वीडियो में ही बताया था कि पूरे 11 प्रोविंस जो जहां पे इलेक्शन हुए हैं पूरे ये, इन पूरे 11 में से 6 पर सीधे कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद 2 पर सीटें कुछ कम थी, तो इन्होंने क्या किया, वहां की लोकल पार्टियों से मिलकर के अपनी सरकारें बना ली। तो 6 2 8, इस प्रकार से 8 में कांग्रेस हो गई और 3 रिमेनिंग जो बची थी, जैसे कि यहाँ पर पंजाब में और जैसे कि बंगाल में, इन सब जगहों पर नहीं बना पाई थी, वो वहां पर अन्य पार्टियों का दबदबा था। ठीक है, ये समझ में आया आपको? मेरे ख्याल से जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक, अब यहां पर एक चीज और जानिए, जो टोटल 296 सीटें रही हैं यहां पर, टोटल यहां पर जो 296 सीटें रही हैं, इसका डिवीजन कैसे किया गया था? एक मिनट, इसका डिवीजन कैसे किया गया? ठीक, यहां पर कांग्रेस, ये जैसे मैं यहां बता चुका हूं आपको, एक चीज यहां पर आप जान लीजिए, कांग्रेस के पास 208 सीटें थी, जैसे कि इसके बाद यहां पर चलिए इसको हम देखते हैं। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, अदर 15, ठीक है। इस प्रकार से पूरी की पूरी 296 का डिवीजन जो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अदर पार्टियों में, इस प्रकार से इसका डिवीजन यहां पर देखने को मिला। ठीक, अब इसमें से भी अगर ये देखा जाए कि कितने लोग इसमें जनरल थे, कितने लोग इसमें जो मुस्लिम लीग के थे, तो उसको आप ऐसे देख सकते हैं, 208 प्लस 5 ये 213 हो गए। ठीक है, 73 प्लस 6 79 हो गए, ये हो गया। ठीक है, और 4 सिख थे, 4 सिख थे, 79 मुस्लिम थे और ये जनरल थे। ठीक है, इस प्रकार से एक डिवीजन यहां पर किया गया। 208 प्लस 5 यानी कि हो गए टोटल कितने, 213, ये जनरल कैंडिडेट थे। उसके बाद मुस्लिम संख्या की बात की जाए तो 73 प्लस इसमें से 6 मुसलमान थे, उस समय मुस्लिम थे, 79 हो गए। और जो थर्ड अदर यानी 4 सिख की बात की जाए तो 4 वो सिख थे। ये एक्चुअली में इन तीनों कास्ट को क्या किया गया था, अनुमोदन किया गया था कि यही लोग पार्टिसिपेशन का कैटेगरी वाइज इस प्रकार से होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक पूरा का पूरा डिवीजन। एक बात यहां पर और ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको 93 देसी रियासतें बताई थी, इस 93 देसी रियासतों में हैदराबाद में इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, हैदराबाद ने इस पूरी प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो चल रही थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा एक हमारा एक सिस्टम हुआ कि कैसे कैबिनेट मिशन का भारत में आना होता है। पथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं, जिसमें स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके मेंबर होते हैं। ये लोग भारत को आते हैं, 24 मार्च को दिल्ली पहुंचते हैं, 16 मई को डिसाइड करते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस चालू की जाए। वो 3 प्रोपेगेंडा लेकर अपने साथ आते हैं, 3 प्रपोजल लेकर आते हैं। पहला तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, दूसरा
कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाए, यानी कि संविधान सभा का गठन किया जाए, और तीसरा संविधान निर्माण की प्रक्रिया यानी योजना क्या होगी, उस पर 3 प्रोसेस पे काम करना था। इसी प्रोसेस के तहत जब काम करना चालू हुआ तो सबसे पहले चुनाव कराए गए। उन चुनाव में मैंने बताया आपको 296 इस तरीके से जो 389 सीट्स पे चुनाव हुए, उसमें से 296 ब्रिटिश प्रोविंस प्लस 4 कमिश्नरी दोनों मिला करके थे, और साथ में रेस्ट जो था वो जो मुस्लिम लीग की पार्टी थी उसके पास सीटें थी। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा एक खाका जो है कैसे चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ा है भारत, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।